अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए रब्बे कायनात, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले शहर कायद की बात करेंगे। कराची में सुबह सवेरे से गहरे बादलों के डेरे हैं। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश के बाद मानसून सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। शहर के इलाकों में ताहाल पानी जमा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि हल्की बारिश मुतवक्की है। कराची में सुबह सवेरे से गहरे बादलों के डेरे। शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश के बाद मानसून सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। शहर के इलाकों में ताहाल पानी जमा है। मौसम के हाल बताने वालों का कहना है कि अभी हल्की बारिश मुतवक्की है। शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल की बारिशें जारी हैं। वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया और सड़कें तालाब बनने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बारिश के बायस एम ए जनाह रोड पर पानी जमा होने से एम्बुलेंस समेत कई दीगर गाड़ियां खड़े हुए पानी में खराब हो गयी, जिन्हें लोग अपनी मदद आप के तहत धक्का लगाकर रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहे। महकमे मौसमियात की जानब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दोपहर से शाम 7 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश शाहराह फैसल पर वाक़िया PAF बेस पर 62.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाज़िमाबाद, सदर और किमियाड़ी में 40 मिलीमीटर, लांडी और फैसल बेस में 37 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 32, पुराने एयरपोर्ट के तरफ 23, जोर मोड़ यूनिवर्सिटी रोड में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक का नाकिस निजाम भी जवाब दे गया और कई इलाकों में बिजली की तरसील मुतासिर हुई। खड़े पानी की वजह से पहले ही मुश्किलात का शिकार शहरी बिजली न होने से मजीद परेशानी का शिकार रहे। महकमे मौसमियात ने शहर में आज भी बारिश की पेशगोई की है। कराची में मानसून का सिलसिला जारी है। बारिश की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाक फौज ने रिलीफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ISPR के मुताबिक मानसून बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंची। पाक फौज की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल हैं। डी वाटरिंग पंप्स और जरूरी हिफाजती सामान के जरिए नशेबी इलाकों से पानी की निकासी की जा रही है, जबकि पानी में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ISPR का मजीद कहना है कि सैलाब और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमारी मजीद रेस्क्यू टीमें पहले से मुस्तैद हैं। वजीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी भी इन एक्शन। जिले इंतजामिया के हमरा नीपा चौरंगी का दौरा, निकासी आब के जारी कामों का जायजा लिया। सईद गनी की जल्द अज जल्द निकासी आब का काम मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी भी इन एक्शन आ गए। जिले इंतजामिया के हमरा नीपा चौरंगी का दौरा किया और निकासी आब के लिए जारी कामों का जायजा लिया। सईद गनी की जल्द अज जल्द निकासी आब का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में बारिश की पेशगोई के बावजूद शहर में बरसाती नालों की सफाई के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। जुमे की दोपहर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बायस बरसाती नाले उबल पड़े। बारिश ने जिन इलाकों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया उनमें नागिन चौरंगी, हैदरी, सखी हसन चौरंगी, गुलबर्ग, प्याला होटल, KDA चौरंगी, 5 स्टार और दीगर इलाकों की शाहराहों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। सखी हसन चौरंगी पर नाले का गंदा पानी सड़क पर आने से पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुतादिद मोटरसाइकिलें, रिक्शे और कारें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर खड़े पानी और दर्जनों गाड़ियां बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। इंतजामिया की जानिब से नालों से निकाला गया कचरा सड़कों पर डाल दिया गया, जो बारिश होते ही नालों में चला गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमती जिम्मेदारान की जानिब से सिर्फ दावे ही किए गए, लेकिन बारिश और नालों का गंदा पानी आज भी सड़कों और लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शहर कायद में बारिशें खुलकर बरसीं तो के इलेक्ट्रिक की नाकिस तारों ने भी काम दिखाना शुरू कर दिया। शहर में बारिश के दौरान करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए।
صوبائی وزیر توانائی نے کہ الیکٹرک کے خلاف 4 جولائی کرنے والی شہریوں کو معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کے الیکٹرک کی ننگی تاروں نے اس بار بھی کئی معصوم شہریوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ شہر میں بارش کے دوران مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق کراچی سول اسپتال اور سٹی کوٹ کے علاقوں میں کرنٹ لگنے سے 8 سالہ بچے سمیت 2 افراد جاں بحق ہوئے، جن کی شناخت انس اور جواد کے ناموں سے ہوئی۔ گلستان، جوہر، لانڈی اور ماڈل کالونی میں بھی کرنٹ لگنے سے 3 شہریوں کی ہلاکت ہوئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق گزشتہ روز بھی کرنٹ لگنے کے واقعات میں 2 شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ نے شہر میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کا نوٹس لے لیا اور کے الیکٹرک حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جاں بحق افراد کے لواحقین کو بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ کے الیکٹرک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہیں تو سندھ حکومت ان کو قانونی مدد فراہم کرے گی۔ بارش برسانے والا یہ سسٹم بلوچستان تک پھیل گیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ان علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی ہے، جبکہ سیلابی ریلے میں پھنسے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ پسنی کے قریب پل سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے گوادر کا لسبیلا اور کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان تک پھیل گیا۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ان علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ ہب میں سیلابی ریلے میں پھنسے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ پسنی کے قریب پل سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے گوادر کا لسبیلا اور کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اندرون سندھ سمیت پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی مانسون کی بارشیں جاری ہیں۔ حیدرآباد، نواب شاہ، ٹنڈو جام سمیت دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بوندیں پڑتے ہی اکثر علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئی۔ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بارش سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد، ٹنڈو جام، سکھر اور لاڑکانہ سمیت دیگر علاقوں میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نواب شاہ میں بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ کند کوٹ اور نواب شاہ میں بارش کی بوندیں پڑتے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خانپور، مہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مواصلاتی نظام بھی درم برم ہو گیا، لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ پنجاب کے شہروں رحیم یار خان، چکوال میں تیز بارش ہوئی، جبکہ کو سلیمان کی پہاڑی سلسلوں میں بھی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بلوچستان کے علاقوں صوب، خزدار اور ہب میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ کراچی میں بارشوں نے زور پکڑا تو وزیر اعلیٰ سندھ خود بند نالے دیکھنے نکل پڑے۔ مراد علی شاہ نے برساتی پہن کر بارش کے دوران نالوں کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کی۔ بارش کے لیے دعائیں مانگنے والے کراچی کے باسی بارش سے ہی ڈرنے لگے۔ بارش کے سپیل میں ڈوبنے والے علاقوں میں صفائی کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حکام سے بریفنگ کے بجائے خود جا کر صفائی ستھرائی اور نکاسیاب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اگر دوبارہ نالوں میں بندش کا معاملہ ہوا تو متعلقہ اداروں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ برساتیں ہوئی تھی، ہم ہمیشہ تیاری کرتے ہیں، اس دفعہ بیکاز زیادہ رینز ایکسپیکٹڈ تھی اور واقعی ہو بھی رہی ہیں۔ میں نے کوئی ہفتہ پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور جو 26-27 جولائی کو برسات ہوئی تھی اس کے نظر اس کی اور جو آگے ایکسپیکٹڈ تھی اس حساب سے میں نے پوری کراچی میں 28 سب ڈویژنز ہیں، 28 ٹیمز بنائی ہوئی ہیں۔ وہ ہر ٹیم جس میں ہماری انتظامیہ کے لوگ، ہمارے پولیٹیکل لوگ، کے ایم سی، رسپیکٹو ڈی ایم سیز، یونین کاؤنسلز، کنٹونمنٹ ایریاز، ان سب کے لوگ ان میں شامل ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے مطابق کراچی کے 35 بڑے نالوں کا بڑا حصہ صاف کر دیا گیا ہے۔ بڑے نالوں میں کی گئی پوائنٹ سے 2 اشروں میں پہلی مرتبہ کچرا نکالا گیا ہے۔ حکومت 35 بڑے نالوں اور دیگر پوائنٹس کی ابھی بھی صفائی کر رہی ہے۔
ضلع وسطی کے 6 کلومیٹر طویل نالے سے 1476 کیوبک فٹ کچرا نکالا جا چکا ہے، جبکہ کلندریا نالے کی صفائی کا 25% کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہاں سے 14,000 کیوبک فٹ کچرا نکالا گیا۔ ضلع شرکی کے 7 کلومیٹر طویل نکالا گیا، جبکہ محمود آباد زرعی نالے کی صفائی کا کام 20% باقی ہے۔ زرعی نالہ سے 3,83,000 کیوبک فٹ کچرا نکالا جا چکا ہے۔ گھوٹکی میں سکھر ملتان موٹر وے پر تیز رفتار کوچ الٹنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 افراد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ڈرائیور سمیت 2 مسافر شامل ہیں۔ مسافر کوچ کراچی سے ایبٹ آباد جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ گھوٹکی میں سکھر ملتان موٹر وے پر تیز رفتار کوچ الٹنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 17 افراد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ڈرائیور سمیت 2 مسافر شامل ہیں، جبکہ مسافر کوچ کراچی سے ایبٹ آباد جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا ہے۔ قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے مائک پومپیو کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے 5 اگست کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر مباحثے میں امریکہ کی شرکت پر مائک پومپیو کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل پر زور دیا۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کے مستقل سیاسی حل کے لیے مصالحانہ کوششوں میں اپنی معاونت جاری رکھیں گے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے۔ حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ شکاگو میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام ویبنار کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی سفیر اسد مجید، رکن کانگریس سٹیو واٹکنز سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے کہا کہ بھارت کا ایجنڈا کشمیریوں کو بنیادی حقوق شناخت سے محروم کرنا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی اور رام مندر کا افتتاح 5 اگست کو کیا گیا، جس سے یہ پیغام دیا گیا کہ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ بھارت مظالم کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ رکن کانگریس سٹیو واٹکنز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ مسئلہ کشمیر کو ہر سطح پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ اور پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف دوران پور کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے دوران سول نافرمانی کرتے ہوئے بجلی کے بل جلا دیے۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شہری علاقوں میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے جبکہ مضافاتی علاقوں میں 16 سے 20 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جن علاقوں میں بجلی کی ریکوری بھی مکمل طور پر دی جا رہی ہے، بل دیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میں جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور بلوں جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر سارے کے سارے بل جو جلا دیے۔ اگر میرا کیمرامین ارسلان آپ کو بتا سکے تو اس وقت سارے بل جو ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں۔ علاقہ مکین جو ہیں وہ احتجاج پر ہیں۔ اس وقت میں سے کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ بجلی نہیں آ رہی، بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں، پھر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لوڈ شیڈنگ تو ہے 15 گھنٹے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے بعد ایک غیر قانونی چیز ہے، وہ یہی ہے کہ اس پہ ٹرپنگ ہو رہی ہے، ہر 5 منٹ بعد اس کا ٹرپنگ ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا یہ احتجاج ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ تو تم لوگ کرتے ہو، لیکن ہمارا جو مین مسئلہ ہے اس پہ غیر قانونی جو 430 لوڈ ہے اس پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے آج
हम ये कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर लेना। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से भी टैक्स लेने और बिल जलाने की सूरत में हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मगर शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिलिंग की ओवर ट्रिपिंग की जा रही है इसको कम किया जाए। इनकी कीमती साजो सामान जो है वो जल रहा है। लोड शेडिंग की वजह से भी काफ़ी दीगर मसाइल जो हैं उन्होंने जन्म लिए हैं। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि जो आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। अदनान शाहिद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन के मकीन लैंड माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। औरंगी टाउन याकूबाबाद नई आबादी गुलशन इत्तेहाद के मकीनों का प्रेस क्लब पर लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। उनका कहना था कि हम कराची में 1980 से 2009 तक आबाद थे। जब हम यहाँ रिहाइश पजीर थे तो हमारे मोहल्ले में आए दिन चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातें ज्यादा होती थीं, जिसकी वजह से हम अपना मकान छोड़कर चले गए थे। प्लाटों पर बुलडोजर चलाकर लोगों के प्लाट को मिसमार करके, घरों को मिसमार करके उस पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं। हमारे महल्ला गुलशन इत्तेहाद है, उसके अंदर कुछ कैशर खान और कुछ उसके ग्रुप मिले हुए हैं जो प्लाटों पे कब्जा कर रहे हैं, लिहाजा उसको गवर्नमेंट रोके। यहाँ लोग गरीब बहुत मुश्किल से यहाँ आबाद हुए। 3 दफ़ा ये आबादी को ख़त्म किया गया और इलाके के SHO इनके साथ मिला हुआ है। अपने बच्चों को लेकर के आज किराए के घर में धक्का खा रहे हैं। आज तक हमारी माली हालात अच्छी नहीं हुई कि हमने अपने मकान बना लिए। अब हमारा जो प्लाट है वो लोग कब्जा कर रहे हैं। हम गरीब इतना तो नहीं कर सकते जो हम। शाह साहब से हमने मुतालबा किया, उन्होंने हमारी मदद करने के बजाय वो लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं। वो लैंड माफिया को सपोर्ट करते हैं और हमें डराते हैं, धमकाते हैं। हमसे कहते हैं कि आप दस्तावेज़ात दें, जबकि उनको चाहिए कि वो लैंड माफिया के साथ ये टॉकिंग करें कि दस्तावेज़ात उनके पास है कि नहीं। जिन लोगों के मकान और प्लॉट इस इलाके में हैं, उनका नाम साबका वोटर लिस्ट में भी मौजूद है। अब देखा जा रहा है कि कुछ अरसे से गुंडे अनासिर किस्म के लोग और कुछ नामालूम अफराद यहाँ के प्लॉट और मकान पर बुलडोजर चलाकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान पर भी बुलडोजर चलाकर लैंड माफिया इस पर कब्जा करना चाहती है। इलाका मकीनों का कहना है कि हम अपने इलाके के थाने इकबाल मार्केट, पाकिस्तान बाजार में भी दरखास्त जमा कराई है, लेकिन अब तक कब्जा माफिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत इस पर एक्शन ले। मुल्तान में तजावुजात माफिया ने शहर को यरगमाल बना रखा है। अहम चौराहों मकामात पर कायम तजावुजात अहले शहर के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। पैदल चलना दूभर होता जा रहा है। रेहड़ी बानों की कसरत और रिक्शा ड्राइवर्स भी ट्रैफिक रवानी में खलल का सबब बन रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात माफिया की जानिब से ऐसे पंजे गाड़े गए हैं कि आवाम के लिए जीना दोपहर हो चुका है। गुजरना काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। चिंची रिक्शा वाले भी जहाँ जी चाहता है वहाँ रुक कर और सवारियों को बिठाने की गर्ज से रुक जाते हैं। और इसके साथ साथ जो रेहड़ी माफिया है उन्होंने भी आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर रखी है। मेरे हकम में भी इस वक्त बखूबी देखा जा सकता है कि रिक्शे के साथ साथ जो रेहड़ियां हैं वो भी अपनी मनचाही जगहों पर खड़ी की गई हैं और यहाँ पर खास तौर पर जो आवाम है उनके लिए काफी मुश्किल का सामना होता है। आवाम से बात करने की कोशिश करते हैं। रेहड़ियां रुकी हुई हैं, चिंची रिक्शे रुके हुए हैं, जहाँ जी चाहते ये लोग रुक जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? ये रिक्शे वाले जहाँ मर्जी ब्रेक लगा से मर्जी से रुक जाते हैं, ये आगे नहीं टूटते। देखो ना कितना रिक्शा एक जगह कितने जुम खड़ा है, ये एक भी नहीं आगे जा रहे। आवाम काफी परेशान है और यहाँ पर जरूरत है कि इस हवाले से इंतजामिया नोटिस ले, कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी खामोशी ही आ रही है। तो जरूरत इस हवाले से है कि इस हवाले से इकदाम किए जाएं। जी अहमद काशिफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सखर के सिविल अस्पताल की मुसाफिरगाह सहूलत की बजाय इम्तिहान बन चुकी है। रिपोर्ट करेंगे औरंगजेब मलिक। सक्कर की सिविल इंतजामिया के वादे धरे के धरे रह गए। दूर दराज से आने वाले मरीजों के साथ आने वाले अफराद सिविल अस्पताल के मुसाफिर खानों में रहते हैं, लेकिन मुसाफिर खाने में सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। मुसाफिर खाने में रहने वाले परदेसी सहूलतों से महरूम हैं। न खाने का बंदोबस्त है, न पीने का बंदोबस्त है, कुछ भी नहीं है। यहाँ परेशान हाल में बैठा हूँ। अभी ये देखो इसका हाल क्या है, ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ इसका क्या हाल है। ये सिविल हॉस्पिटल में मुसाफिर खाने में खड़े हुए हैं।
تو یہاں نہ کوئی سہولت ہے نہ کوئی صفائی ہے. یہاں پہ ہم زمینوں پہ لیٹنے، حالانکہ یہاں چرپائیاں موجود ہیں لیکن وہ چرپائیاں نہیں دیتے، اور ہم دور دراز سے آئے ہوئے. حکومت سندھ اور وزیر صحت سول اسپتال کے مسافر خانے میں دور دراز سے آنے والے مسافروں کو سہولیات مہیا کریں تاکہ سول اسپتال سکر کا نام بہتر انداز میں لیا جا سکے. کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ اورنگزیب ملک، سچ نیوز سکر. پورے پاکستان کی طرح کراچی میں بھی سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو سیاستدان، کھلاڑیوں اور شہریوں نے بھی سراہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کاوش سے سفید پوش افراد کا بھرم رہ جاتا ہے. لیا ہے نیکی کی ٹوکری میں ایک ٹوکری پرپوز کی ہے ہر اس تندور پہ، تاکہ اس میں مخیر حضرات اپنا کنٹریبیوشن دل کھول کرتے ہیں، چاہے وہ ایک روٹی ہو یا 2 روٹی ہو. سچ ٹی وی نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، جو کہ ہر تندور پہ رکھی جا رہی ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ امداد ڈال کر جتنے بھی لوگ کرونا وائرس سے بے روزگار ہو گئے ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، ان لوگوں کی امداد کیجیے. سچ ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، مختلف تندور میں رکھی جا رہی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. مخصوص طبقہ ہے جو کہ بہت ہی مشکل سے اپنا گزر بسر کر پا رہا ہے، تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سچ ٹی وی نے ایک ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کے ذریعے وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کر سکے اور بآسانی کر سکے. دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے والے میجر طفیل محمد شہید کے یوم شہادت کی مناسبت سے ISPR کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا. میجر طفیل محمد نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے دوسرے سپوت تھے. میجر طفیل محمد شہید کا شمار قوم کے ان جاباز سپوتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وطن کی آن، شان اور حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے مثال قائم کی. آگے سے بندھا دشمن ایک بار پھر آگے بڑھا، لیکن سامنے پنجاب کا طفیل سینہ تانے کھڑا تھا، جس نے بندوق سے نہ تلوار سے بلکہ اپنے فولادی ہیلمٹ کے پے در پے وار سے دشمن کی زندگی کا دھاگا. کھیل اور کھلاڑیوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان مانچسٹر ٹیسٹ کا تیسرا دن بالرز کے نام رہا. کھیل کے دوران مجموعی طور پر 14 وکٹیں گریں. شاہینوں نے میزبان انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا لیے ہیں. میزبان انگلینڈ کے خلاف دوسری اننگ میں شاہینوں کا آغاز کچھ اچھا نہ رہا. انگلینڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد دوسری اننگ کا آغاز بھی شان مسعود اور عابد علی نے کیا. انگلینڈ کی سرزمین پر سنچری سکور کر کے ہیرو قرار پانے والے شان مسعود اس بار ناکام رہے اور صرف 6 رنز بنا کر براڈ کی گیند پر شکار ہو کر پویلین لوٹ گئے. عابد علی اس بار بھی کچھ بہتر کھیل پیش نہ کر سکے اور محض 20 رنز بنا کر بیس کا شکار بن گئے. کپتان اظہر علی بھی صرف 18 رنز ہی بنا سکے. بابر اعظم نے 5، اسد شفیق نے 29 اور شاداب خان محض 15 رنز بنا سکے. شاہین افریدی بھی عمدہ کھیل پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے اور صرف 2 رنز بنا کر میدان سے باہر ہو گئے. تیسرے روز کھیل کے اختتام پر یاسر شاہ 12 اور محمد عباس 0 پر کریز پر موجود ہیں. تیسرے دن کھیل ختم ہوا تو قومی ٹیم نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنا لیے تھے اور اس طرح انگلینڈ پر 244 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. انگلینڈ کی جانب سے سٹیورٹ براڈ، کرس واکس اور بین سٹوک نے 2-2 اور ڈوم بیس نے 1 وکٹ حاصل کی. مانچسٹر ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی بالرز بھی چھائے رہے. یاسر شاہ نے انگلش بلے بازوں کو چکرا کر رکھ دیا. شاداب اور محمد عباس نے بھی 2-2 شکار بنائے. انگلینڈ کی پوری ٹیم 219 رنز پر آؤٹ ہو گئی. انگلینڈ نے تیسرے روز 4 وکٹ پر 92 رن سے اپنی نامکمل اننگز کا آغاز کیا. اولی پوپ اور جوز بٹلر ایک مشکل وقت پر کریز پر آئے تو اولی پوپ نے ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے نصف سنچری مکمل کی. تاہم نسیم شاہ نے ان کی مزاحمت کو 62 رنز پر ختم کر دیا. اولی پوپ کی پویلین واپس جانے کے بعد وکٹ کیپر بیٹسمین جوز بٹلر نے پاکستانی بالروں کو خوب پریشان کیے رکھا. تاہم یاسر شاہ نے 38 رن پر ان کی اننگز کا خاتمہ کیا، جس کے بعد ڈومنک بیس میدان میں آئے اور صرف 1 رن بنانے کے بعد پویلین واپس لوٹ گئے.
What a delivery. यासिर शाह ने अपनी जादुई बॉलिंग से 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। Technique. He will be at you all the time. Oh yeah! Slip. Catch it! Catch it! Catch it! Got it. Yeah. शादाब और अब्बास ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। Oh, bowled him. जबकि शहीन अफरीदी और नसीम शाह के हिस्से में 1-1 विकेट आई। इंग्लैंड की जानब से ओले पॉप 62 रन के साथ सबसे नुमायां बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड की जानब से बटलर 38, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 28 रन बनाकर टीम की पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश की। ताहम बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने उनका साथ दिया और यूं पूरी टीम 219 रन पर आउट होगी। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद कहते हैं, करियर की यादगार परफॉर्मेंस पर खुश हूं, लेकिन असल खुशी तब होगी जब पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। उनका मजीद कहना था कि टीम का कोई भी खिलाड़ी अंडर प्रेशर नहीं है, बल्कि पहली इनिंग्स की शानदार परफॉर्मेंस से खिलाड़ियों में नया जज्बा भर दिया है। एक इंटेंट बन गया था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी, और जब रन्स करते हैं तो फिर ऑपोजिशन अंडर प्रेशर आती है, और आई थिंक वो रन्स जो थे वो पहले सेशन में उस तरीके से नहीं हुए थे। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था कि जो भी सेट हो जाए वो लंबा लेके चले, तो आई थिंक इसमें यही था, कोशिश की, और अगेन आई थिंक इसमें जो पार्टनरशिप्स लगी हैं बाबर के साथ, शादाब के साथ, उनको बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने भी गेम का रुख बदला है। डेफिनेटली आई थिंक इंग्लैंड में आके वो करना, लेकिन देखें ये ऑन द सरफेस चीज़ होती है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रेपरेशन काउंट करती है टीम की, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन काउंट करती है, और जब भी ये चीज़ अगर इंशाल्लाह आगे जाके टेस्ट मैच में हेल्प करती है कि हम टेस्ट मैच जीतें, तो फिर मैं ज़रूर इसको एक यादगार इनिंग्स कहूँगा। और क्रिकेट मेला हमेशा हमवार ग्राउंड पर सजाया जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट के दीवानों ने पहाड़ों के दरमियान गुजरने वाली सड़क को ही विकेट बना लिया। नौजवानों के पहाड़ों में सड़क पर क्रिकेट खेलने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुनफरिद मैदान, दिलचस्प मैच के शौकीन भी मैच जीतने पर दाद देने के लिए दौड़े चले आए। This is a victory. This is a victory. You can see this team won the title out of 32 teams, and what a victory and what a way of celebration. जश्न आजादी करीब आते ही इस्लामाबाद के सड़क किनारे लगाए जाने वाले रेहड़ी बानों की चांदी हो गई। घरों और मोहल्लों को सजाने के लिए सब्ज हिलाली परचम समेत सजावटी सामान की खरीदारी में इजाफा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद, बताएगा क्या तैयारियां चल रही हैं? आज बिल्कुल कहने को तो अभी 5 रोज बाकी हैं जश्न आज़ादी के जश्न में, लेकिन उससे पहले ही ऐसे झंडों की बहार है, सब जलाली परचमों की हर तरफ बाहर नजर आती है। बात करें अगर हाईवे किनारे जो है साथ लगी हुई रेडियां हैं, साथ साथ जो है बाजारों में और हर तरफ मार्केटों में सब जलाली परचमों की बहार है, और जो गाड़ियों में सवार शहरी आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि जो सड़क किनारे रेडियां लगी हैं वहीं से झंडों को खरीदा जाए। और तो इस वक्त हम मौजूद हैं रावल चौक इस्लामाबाद के किनारे लगाई जाने वाली रेडी में और रेडी के पास, और यहाँ पे इस रेडी बांध जो है उनसे जान लेते हैं कि किस हद तक उनकी खरीदारी में इजाफा आ रहा है और किस हद तक लोग उनके पास खरीदने के लिए आ रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं। मैच है और वाजे है, चंडी है, ब्लैस्केट है, ठीक है, और चंडे है, ठीक है, बिक रहे हैं, खुशहाल हो रहा है। अच्छा बताइएगा कि किस हद तक, पहले भी अब देखा जाए कोरोना से पहले सूरत हाल ऐसी थी कि लोग कम खरीदारी के लिए आ रहे थे, लेकिन अब SOPs पर अमल दरामद जैसे हमने किया तो उसमें काफ़ी केसेस में कमी आ रही है। उसके बाद अभी काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं, तो उसमें अभी शहरियों की किस हद तक बड़ी तादाद आपके पास आ रही है और कितने बना रहे हैं आप, दिहाड़ी कितनी बना रहे हैं? दिहाड़ी और बिक रहे है, वह हमारी है और बिक रहे है। अच्छा, जैसा कि आपने जाना कि ये रेडी बांध का भी ये कहना है कि काफ़ी अभी हालात उनके बेहतर हो नज़र आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 1000 से 2000 तक ये यहाँ से प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। साथ साथ बात करें गाड़ी में जो सवार शहरी आते हैं उनके साथ जो फैमिलीज और बच्चे हैं, और वो ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि झंडे खरीदे जाएँ और गाड़ी को सजाया जाए। इसकी तरह जैसे दौरे हाजिर में जद्दत आती जा रही है, इस तरह पहले झंडों तक और बैज तक महदूद था सब जलाली परचम, अब जो है उसके मास्क भी सब जलाली परचम के ऊपर जो है वो मास्क भी बना लिए गए हैं। लाइटिंग भी
तकरीबन कि यहाँ पर अवेलेबल है जी। सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर में भी यौम आज़ादी पर जोशो खरोश काबिल दीदनी है। परचमों, बैजेस और यौम आज़ादी की मुनासबत से लिबास की धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है, तो बच्चे और जवान 14 अगस्त के दिन को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, पंजाब के दिल लाहौर में 14 अगस्त की तैयारियां नहायत अरूज पर हैं। लाहौर के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों पर जगह जगह जो है वो पाकिस्तान परचम, बैचेज और झंडों के जो है स्टॉल लगे हुए हैं, जहां पर जो है शहरी खरीदारी कर रहे हैं। उनकी जुबान पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। जी बताइएगा, इस साल 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं आप? जी इस बार स्पेशली जो इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल किया है, तो ये जो 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और हमारा टोटली मैसेज है इंडिया को और दूसरी जो एजेंसीज जो हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि हमारी आर्मी के साथ हमारा हर एक फ़र्द जो है हर वक्त खड़ा है, हर हालात में खड़ा है और हम सब लोग मिलकर इस बार इंशाल्लाह ताला एक अच्छे जज्बे के साथ जो है ना सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है जिन्होंने अपनी साइकिल को जो है वो पाकिस्तान परचम से जो है वो सजाया हुआ। इनसे जानेंगे अब वो अपनी वालाना मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, इस साल कैसे 14 अगस्त मनाएंगे? देखिए जी, ये हमारा जो सा पाकिस्तान है ना, ये हमारा सर्टिफिकेट है। ये 14 अगस्त हमारा सर्टिफिकेट है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम बहुत धूम से मनाएंगे और जितना भी मनाए उतना ही कम है। जी बिल्कुल, जिंदा दिल कौमें अपना जो है यौम आज़ादी नहायत जो है वो जोशो खरोश से मनाती है। यहाँ पर मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान परचम और बैचेज और जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं, जिसको शहरी दूर दराज से आके खरीदें। इस साल जो है वो पाकिस्तान परचमों के साथ साथ जो है वो कश्मीर के परचम भी जो है वो हमें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इस साल जो है वो पाकिस्तान परचम के साथ साथ जो है कश्मीर के परचमों को जो है वो अपने घरों की छतों पर सजा के पूरी दुनिया में सोए हुए हुक्मरानों को जो है ये बावर करवाएंगे कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर जो है वो आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। फरहान एजाज, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में भी अगस्त का महीना आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल्स लग गए। शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ अमल हैं। मजीद जान लेते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, पेशावर के शहरी क्या तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं पेशावर के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन और कदीमी बाज़ार के सख्वानी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जश्न आज़ादी की मुनासबत से रोड पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स जो हैं वो सजा दिए गए हैं, जिस पर पाकिस्तानी परचम की जो बहार है वो लगी हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस, टोपियाँ जो हैं वो शहरी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको बता सके तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो झंडों की बहार जो है वो लगी हुई है। लोग बैजेस खरीद रहे हैं। दोपहर का वक्त है, गर्मी कुछ इंतहाई ज़्यादा है, इस वजह से जो शहरी हैं वो कम तादाद में ख़रीदारी के निकले हुए हैं, मगर शाम के औकात में यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा रश देखने में आता है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ख़रीदारी भी काफ़ी ज़्यादा अरूज पर पहुँच चुकी है। जश्न आज़ादी जो है शहरी पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, मोहल्लों को सजाते हैं और ये वो दिन है जहाँ पर जो शहरी हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से जो फैमिली गैदरिंग्स थी वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हुई थी, मगर हुकूमत ने लॉकडाउन को ख़त्म करने का तो शहरियों ने भी 14 अगस्त की ख़रीदारी करने के लिए जो है वो काफ़ी अरूज पर पहुंच चुके हैं। पिछले साल की निस्बत अगर इस साल बात करें तो महंगाई जो है वो बदस्तूर जारी है। पिछले साल जो तकरीबन जो चीज़ें थी वो तकरीबन 200 से 250 रुपए में मिल रही थी, वो अब इंतहाई ज़्यादा महंगे दामों में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी परचम में जो मलबूसात हैं वो लोगों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ बने हुए हैं। शहरी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं और ख़रीदारी में काफ़ी मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जी अदनान शाहिद, आप पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर रावलपिंडी के बाजारों में भी जश्न आज़ादी के स्टॉल्स लग गए हैं। मजीद बता रहे हैं सुहेल राजा। जी सुहेल।
جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں راول پنڈی میں اردو بازار ہے. یہاں پر جو ہے جھنڈیوں کا ایک بہت بڑا بازار ہے. 14 اگست کے دنوں میں یہاں پر خریداری ہوتی ہے. بہت شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جھنڈیاں لیتی ہیں اور جھنڈے لیتے ہیں، اور بچے چھوٹے بڑے سب یہاں سے خریداری کرتے ہیں. شہری یہاں ایک موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیں، آپ 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں، ابھی 5 سے 6 دن باقی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی ہم بھرپور طریقے سے منائیں گے، کیونکہ ہم نے بڑی قربانیوں اور بڑی جدوجہد سے حاصل کی ہے، اور اس کی ہمیں خوشی ہے. بھرپور انداز میں اس میں ہم اپنا اور بچے بڑے بوڑھے سب اس میں شامل ہوں گے. تو آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چیزیں لینے آئے ہیں 14 اگست کے والے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے جو بھی چیز ہے جو پسند کرتے ہیں، شرٹیں ہو گئیں، جھنڈے ہو گئے، جھنڈیاں ہو گئیں، اور یہ وہ بریسل جو بھی چیز ہے جو شوق کے طور پہ بچے استعمال کرتے ہیں وہ چیز ہم خرید رہے ہیں. بالکل، آپ نے سنا شہریوں کا یہی کہنا ہے، جو 14 اگست کو ہمارا وطن آزاد ہوا تھا، ہم اس کو دن کو جشن خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ ہمارا آزادی کا دن ہے. اللہ پاک نے ہمارے اس ملک کو اس دن آزاد کیا تھا. ایک دکاندار ہمارے سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا، آپ کے کاروبار میں 14 اگست قریب آتی ہے، کتنا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے ہر سال 14 اگست پہ کام بہت اچھا ہوتا ہے. ہر سال لوگوں کے اندر کریز پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست پہ لوگ جھنڈیاں لے کے جاتے ہیں، جھنڈے لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ لے کے جاتے ہیں، اور وہ 14 اگست کو بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ. گجرانوالہ میں بھی جشن آزادی کا دن جوں جوں قریب آتا جا رہا ہے، شہریوں کا جوش و جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے. بازاروں میں جشن آزادی کے سٹالز لگ گئے ہیں، شہری دھڑا دھڑ خریداری میں مصروف ہیں. مزید جانتے ہیں محمد علی اقبال سے. جی علی. ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح گجرانوالہ میں بھی 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے بھرپور تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے، تو وہی شہریوں کی جانب سے خریداری کا بھی رجحان جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس سال شہریوں کی جانب سے کیسا رجحان دیکھا جا رہا ہے؟ اس بار جو پچھلے سال سے نسبت رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لوگ آ کے بیجز خریدتے ہیں، ماسک خریدتے ہیں، لائٹوں والے بیج خریدتے ہیں. اس کے علاوہ جو عورتوں کی طرف سے رش ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے. جی بالکل، جیسا کہ ہم نے دکاندار کی بات سنی، دکاندار کا یہ کہنا تھا کہ بچوں اور بڑوں کی جانب سے بیجز، جھنڈوں کی خریداری کا سلسلہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہو گیا. تو دوسری طرف 14 اگست کے حوالے سے شہریوں کی بھی جانب سے اپنے گھروں کو سجانے اور خوبصورت بنانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں. جی بہت شکریہ علی، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومتی اور اپوزیشن اراکین اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل پر شدید اعتراضات کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. حکومتی اراکین اسمبلی نے بل حکومت کے خلاف سازش قرار دے دیا. صوبائی وزیر قانون نے ایوان کو یقین دہانی کرا دی کہ جب تک بل پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہوگا اس پر مزید پیش رفت نہیں ہوگی. رپورٹ کریں گے فرحان اجاز. اس کی آڑ میں باقی جو کچھ ایک فرقے کے فلسفے کے ساتھ کھیلا گیا، جس طریقے سے کھیلا گیا، وہ ایک بہت بونڈا مذاق تھا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کے زیر صدارت 2 گھنٹے 15 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس کے آغاز پر ہی تحفظ بنیاد اسلام بل پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھڑے ہو کر شدید تحفظات کا اظہار کیا. مسلم لیگ نون کے آغا علی حیدر، پیر کاظم شاہ، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ، تحریک انصاف کے سید یاور عباس بخاری نے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. یہ متفقہ آواز ہے ہماری، جناب اسپیکر، اس قانون کو واپس لا کے اس کو ترمیم کیا جائے. یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے عقائد کی تشریح کرے. جناب اسپیکر، میری جناب سے ہمبل سی گزارش ہے کہ ہمارے اس بل کو علماء کا جو بورڈ ہے ہمارا، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھیجا جائے. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں جس حالت میں ہے. یہ بل ہمیں ایکسیپٹیبل کسی صورت میں نہیں ہے. اگر ڈویژن چاہیے تو وہ کر لیں، وہ پھر ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہوگا. ارکان پنجاب اسمبلی کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ بل منظوری کے بعد اس پر تحفظات سامنے آئے، جس پر حکومت نے بل کو منظوری کے لیے گورنر کو نہیں بھیجا. حکومت کی خواہش ہے کہ بل پر مکمل اتفاق رائے ہو. تمام مکاتب فکر کے علماء کی رائے کو شامل کیا جائے گا، تبھی بل کو دوبارہ منظور کیا جائے گا. میرے بھائی یاور بخاری صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے اس دن بل پہ ووٹ بھی دیا، میں نے بل کے حق میں تقریر بھی کی، اور آج انہوں نے مخالف بھی تقریر کی. ہم ان کی اس دن کی تقریر کا بھی احترام کرتے ہیں، آج جو ان کے جذبات ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں.
सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अरकान असम्बली का फर्ज है कि वो बिल को घर से पढ़ के आएं, आंखें बंद करके हाँ ना करें। उनके रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान सीखपा हो गए। इजलास में मुसवदा कानून तरमीम बिल स्टाम्प 2020 ऐवान में पेश किया गया। इजलास का वक्त खत्म होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीठ की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। ऑपोजिशन के बाद हुक्मरान भी नैब के रेडार पर। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में हुक्मरान जमात के 3 अरकान असम्बली को तलब कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। नैब हुक्मरान जमात की जानिब भी मुतवज्जा हो गया। नैब ने आमदन से जायद असासाजात केस में हुक्मरान जमात के 3 अरकान असम्बली को तलब कर लिया। MNA मलक करामत खोकर को 13 अगस्त, सूबाई वजीर अंसर मजीद न्याजी को 19 अगस्त, जबकि सूबाई रुकन असम्बली गुजनफर अब्बास छीना को 17 अगस्त को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक MNA मलक करामत खोकर को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब किया गया। इनके साथ मलक तौकीर अब्बास को भी बुलाया गया। दोनों को हदायत जारी की गई कि वो अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का रिकॉर्ड लेकर आए। MP गुजनफर अब्बास छीना को 17 अगस्त को तलब किया गया है और इनके खिलाफ भी आमदन से जायद असासाजात का केस चल रहा है। इनके हमरा बखर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान को भी बुलावा दिया गया। सूबाई वजीर मेहनत और लेबर अंसर मजीद खान न्याजी को 19 अगस्त को बुलाया गया। अंसर मजीद न्याजी पर तकर्रियों तबादलों के हवाले से शिकायत हैं। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियां की। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वजीर आजम इमरान खान ने रावी अर्बन अथॉरिटी का संग बुनियाद रख दिया। उनका कहना था लाहौर जितना फैल चुका है किसी हुकूमत के बस की बात नहीं कि शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएं। अब वक्त आ गया है कि नया शहर बसाया जाए ताकि शहर फैलने के बजाय ऊपर उठे। उन्होंने ऑपोजिशन को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हमें तबाहाल मैशत मिली, जब भी कुछ करते हैं NRO करो और हमलावर हो जाता है। जो पिछले 15 साल में पानी नीचे गया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 800 फुट आज पानी नीचे चला गया लाहौर का। जो सेटलमेंट, अनप्लान्ड सेटलमेंट है, फैलता जा रहा है लाहौर। ग्रीन एरियाज खत्म होते जा रहे हैं। आगे फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू आएगा। हमारे एरियाज कम होते जा रहे हैं। ये जो रावी प्रोजेक्ट है ये अब नागुज़ीर हो गया है। लाहौर को अगर बचाना है तो ये प्रोजेक्ट बनना है। लाहौर में पानी के वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो आज कराची में है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से असासों की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से 2019 और 2020 के असासों की तफसीलात तलब की हैं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान की जानिब से असासों की तफसीलात जमा कराने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर मुकर्रर की है। मुकर्रर तारीख तक असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम एयरपोर्ट्स पर आलमी और इलाकाई फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। फैसले का इतलाक 9 अगस्त की रात 12 बजे से होगा। एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम एयरलाइंस को समर शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखने की हदायत कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। चार्टर्ड परवाजें भी SOPs के मुताबिक ऑपरेट होंगी। कोरोना वायरस के खतरे के सबब बरतानवी एयरलाइन के अमले और मुसाफरों को दौरान प्रवास चेहरे पर मास्क लगाना होगा और फ्लाइट में हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अमले और मुसाफरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में खसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। बरतानवी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। 14 अगस्त से हफ्तावार 3 परवाजें लंदन से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमारात की सरकारी एयरलाइन एमिरेट्स ने पाकिस्तान के लिए परवाजें बहाल कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से UAE जाने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा। महंगाई, महंगाई और महंगाई, कब मिलेगा रिलीफ? आवाम की दुहाई। आटा, चीनी, दूध, गोश्त, सब्जियां हों या फल, हर चीज की कीमत गरीब की पहुंच से दूर हो रही है। शहरी कहते हैं हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद है। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। चीनी 100 रुपए किलो, नान 20 रुपए, रोटी 12 रुपए, मुर्गी का गोश्त 220 रुपए फी किलो, जबकि सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। ये हम किसी और शहर की नहीं, विफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो शहर इक़्तिदार भी कहलाता है।
शहरियों का कहना है यहाँ भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और मुतलका इदारे माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम है। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब का जीना तो मुश्किल कर दिया इन्होंने। चीनी पहले थी 70 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए किलो है। आटा 70 रुपए किलो। गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए। उनको पता ही नहीं है कि ये अवाम है, ये इनके साथ कोई प्रॉब्लम है, इनका कोई मसला है, कोई मतलब है, इनको तो पता है कोई नहीं है। ये तो वो अपने मजे कर रहे हैं और ये मुल्क लूट। शहरी बोले जहाँ पहले 5,000 का खर्च आता था, अब वहाँ 10,000 में भी गुजारा नहीं होता। हुकूमत गुर्बत को खत्म करने के बजाय गरीब को मारने के दरपे है। रोटी महंगी हो गई है, टमाटर महंगा हो गया है, गरीब आवाम कैसे गुजारा करे। चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। पहले बजट में 10,000 रुपए का घर का निजाम चल सकता था, अभी 20,000 में भी नहीं चल सकता। शहरियों ने शिकवा किया कि एक दिहाड़ीदार शख्स के लिए जिंदगी की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। जाएं तो जाएं कहाँ। शहरियों का कहना है कि अवामी नुमाइंदे वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों में तो पहुँच जाते हैं, मगर अपने वादे भूल जाते हैं। गरीब आवाम है कि महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर को टिकटॉक ऐप कौमी सलामती के लिए खतरा दिखाई देने लगी। पाबंदी के हुक्मनामा जारी करते हुए ऐप को मामलात निपटाने के लिए 45 दिन की मोहलत दे दी। वी चैट पर भी पाबंदी आयद कर दी। छोटी सी टिकटॉक के बड़े बड़े काम, सुपर पावर खिलाने वाला अमरीका भी परेशान। टिकटॉक को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने चीनी ऐप को कारोबारी मामलात समेटने के लिए 45 दिन की मोहलत दे दी। ट्रंप हुकूमत ने वी चैट पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका में टिकटॉक के 175 मिलियन सार्फिन मौजूद हैं। चीनी इंतजामिया का फिलहाल ऐप्स की बंदिश पर रद्द अमल सामने नहीं आया। भारतीय रियासत केरला में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। पायलट समेत 20 मुसाफिर हलाक हो गए, दर्जनों मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं। मौसम खराब होने के बायस भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। तैयारा 30 फीट गहरी वादी में जा गिरा, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:41 पर पेश आया। तैयारे में अमले समेत 191 मुसाफिर सवार थे। और इंजीर एक ऐसा फल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, और अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है कि उसकी अहमियत और अफादियत में मजीद इजाफा कर देता है। उसको जन्नत का फल भी कहा जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। चकवाल से 60 किलोमीटर के फासले पर मुनारा के इलाके में अमीर फार्म मौजूद है, जहां अंजीर कसरत से पाया जाता है। ये एक नरम फल है और इसे दुनिया में पसंद किया जाता है। ये बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों में यकसा मकबूल है, जबकि पाकिस्तान में ये फल हर मौसम में दस्तयाब होता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, कुदरती शक्कर, कैल्शियम और फास्फोरस बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अवाम इस फार्म की सैर को भी आते हैं। अंजीर फार्म पे हम खड़े हैं। ये अंजीर का बाग है, तो ये एक इंतहाई पुरफजा मकाम भी है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेश अंजीर का बाग भी, अंजीर का फल भी आपको दस्तयाब है, और यहाँ पे आप खुली फ़ज़ा में अपना अच्छा टाइम भी गुजार सकते हैं। तो अंजीर जो है ये एक बड़ा नायाब और अच्छा फल है। इसका कुरान करीम में भी तज़किरा है। ये आपकी बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ाता है, और अगर आप इस नीयत से खाएं कि इसका कुरान करीम में जिक्र है, तो आपको इसकी अफादियत के साथ साथ सवाब भी मिलेगा। हमारे पास एक अंजीर का बाग है खुशाब रोड चकवाल में। यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, अंजीर को विजिट करते हैं, खाते हैं। इसकी बहुत सारे अफादियत है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। अंजीर मैदे, चेहरे की रंगत, कमजोरी और बुखार में इस्तेमाल किया। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।